हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये सीडीपी की जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसका क्लास नंबर 4 है। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन है जनवरी सीटेट 2024 से, जो कि सबसे रिसेंट का सीटेट है और उसी बेस्ड पर आपके सीटेट जुलाई के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन से पहले आपको किस तरह के क्वेश्चन को कौन कौन से टॉपिक को रेडी करके जाना है। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है सीडीपी की, इसकी चौथी क्लास है। इससे पहले और भी 3 क्लास आ चुके हैं, तो उसकी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप लिंक के थ्रू आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बच्चों के लिए। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को देखिए। आपका बहुत हद तक सीडीपी क्लियर होगा और बहुत अच्छे से सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 आप लेकर आएंगे, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नए 15 क्वेश्चन को। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। तो 15 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है 15 क्वेश्चन की, ताकि आपको कम टाइम लगे। देखिए, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 3 घंटे का, आप 4 घंटे का एक सब्जेक्ट पर आप मैराथन देखो या एक सब्जेक्ट पर टाइम दो। क्या होता है, आदमी ना बहुत ज़्यादा लंबा जब वीडियो हो जाता है ना, तो आदमी एक टाइम के बाद बोर फील होने लगता है। तो छोटे छोटे वीडियो देखिए, चलते फिरते खाते पीते आपको पढ़ाई जारी रखनी है। उससे आपको मज़ा भी आएगा, आप इंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा करोगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन अ क्लास, तनुज टेल हिज फ्रेंड दैट ही विल पार्टिसिपेट इन जेवलिंग थ्रो एंड हिज सिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन जंप रोप बिकॉज शी इज अ गर्ल एंड गर्ल कैन नॉट थ्रो जेवलिन दिस डिपिक्ट। यानी जो लड़के का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बोलने का मतलब क्या है, वो किस ओर संकेत करता है, आपको ये बताना है। हिंदी में पढ़ के देखते हैं कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज नाम का जो एक बच्चा है अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। अब स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स रहते हैं, कोई भाला फेंकने वाला रहता है ना, रनिंग वाला रहता है, जंपिंग वाला रहता है। तो वो क्या बोलता है कि मैं भाला को फेंकूंगा, है ना, और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। यह डैश को प्रदर्शित करता है। यानी उस लड़के के बोलने के पीछे रीजन क्या है, वो लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं तो भाला फेंकूंगा और मेरी बहन जो है वो रस्सी कूदेगी। तो उसके कहने का ये मतलब है कि वो मेरी बहन जो है वो एक लड़की है और लड़की के पास उतनी ताकत नहीं होती है जिससे वो भाला फेंक सके, है ना, भाला फेंकने का काम नहीं कर पाती हैं लड़कियां। सिंपली कहने का मतलब ये है। तो ये कहने को किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो सिंपली ये क्या है कि जहाँ पर आपको काम बांट दिया जाए, लड़के और लड़कियों में डिवाइड कर दिया जाता है काम को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सिंपली हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी जेंडर रूढ़िवादिता, है ना। वो जेंडर स्टीरियोटाइप की ओर संकेत कर रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये रिवीजन बेस्ड है। तो आप रिवीजन के तौर पर इसको लीजिएगा या आप एक तरह से टेस्ट की तरह लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है वो है सीटेट जनवरी 2024 का। तो ये बहुत ही रिसेंट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसी पैटर्न में आपको जो जुलाई में 7 जुलाई को क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो इसी बेस्ड पर रहेंगे। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाए, आपको पेपर मिले, तो आपको ज़्यादा नर्वसनेस ना हो और आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन पेपर जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, while divergent thinking dash and convergent thinking dash। यानी आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, यानी अपसारी चिंतन में क्या होता है और अभिसारी चिंतन में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, इनकरेज मल्टीपल आंसर एंड इज फिक्स ऑन वन
करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम मल्टीपल आंसर देते हैं और कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम क्या देते हैं, एक सिंगल आंसर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बताया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से मल्टीपल आंसर देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन के मल्टीपल तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, वो क्या होती है, वो उसमें आपको एक सिंगल आंसर की ओर पहुंचना पड़ता है, एक आंसर होता है ना। तो ये होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, है ना, और इसको हम ओपन एंडेड के नाम से जानते हैं, और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्लोज एंडेड होता है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है। फिर भी आप अदर ऑप्शन को भी पढ़ना नहीं भूलिएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक आंसर से परफेक्ट आंसर नीचे छिपा हो और आप स्टार्टिंग में ही पहले आंसर को टिक करके निकल गए आगे, और आपका जो सही आंसर था वो छूट जाएगा। ठीक है, अगला है इट इज फिक्स ऑन वन करेक्ट, ये उल्टा बोल दिया है। इनकरेज मल्टी, ये उल्टा बोला है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, प्रमोट मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग में ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रमोट करता है। ठीक है, ये गलत है। अब प्रमोट वर्बल एबिलिटी, ये भी नहीं है। प्रमोट वर्बल, प्रमोट मैथमेटिकल, ये नहीं है। कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। वो क्या होता है, अभिसारी और अपसारी कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलता है, Which of the following statement about inclusive education is not correct? इंक्लूसिव एजुकेशन यानी यहाँ पे समावेशी शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपको सही नहीं है, कौन सी कथन सही नहीं है? सबसे पहला है कि इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन अ वे दैट डू नॉट एक्सक्लूड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स एडॉप्टिंग पेडागोजी दैट सपोर्ट नीड ऑफ ऑल लर्नर। बिल्कुल सही बात है कि सारे लर्नर की नीड को फुलफिल करने के लिए हम इंक्लूसिव क्लासरूम का, इंक्लूसिव एजुकेशन को बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इंक्लूसिव क्लासरूम एकोमोडेट डिफरेंस इन अ लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट कोलैबोरेशन। और अगला है ऑप्शन एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर अराउंड फिक्स कैरिकुलम एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। देखिए, ये तीनों चीज़ सही है। ठीक है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। हमें नॉट करेक्ट देखना था, तो नॉट करेक्ट कौन सा होगा, जहाँ पे ये आ गया कि वहाँ पे फिक्स कैरिकुलम होता है, यानी फिक्स कैरिकुला होता है और स्टैंडर्ड असेसमेंट होता है। तो नहीं, यहाँ पर फिक्स के जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, है ना, लचीलापन होना चाहिए, यानी कभी भी हम उस पर फेरबदल कर सके, है ना। समावेशी शिक्षा में यहाँ पे देखिए निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास की ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 असेसमेंट एंड रीजन बेस्ड है, यानी अभिकथन और कारण बेस्ड है। लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नोन। बिल्कुल सही है, जो उनको पहले से आता है उसी बेस्ड पर वो अपने नॉलेज को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको एडिशन आता है तभी आप मल्टीप्लिकेशन बना पाओगे या मल्टीप्लिकेशन को सीख पाओगे, है ना। तो आपको उसके लिए आपको एक बेस होना चाहिए, बेस रेडी होना चाहिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो। अगर आप प्लांट के पार्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो प्लांट के पार्ट में अगर आप लीफ का फंक्शन पढ़ोगे कि लीफ का फंक्शन क्या होता है, कि लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना। लीफ क्या करता है, खाना बनाता है। जब आपको ये पता रहेगा कि लीफ में क्या होता है, किचन हाउस ऑफ द सेल होता है और किचन हाउस ऑफ द प्लांट होता है, तो लीफ में अगर खाना बनता है तभी तो आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को बनोगे। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना।
फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकेज विथ प्रीवियस नॉलेज हेल्प लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। दूसरा कहने का मतलब है कि जो पहले से जो हम पढ़े रहते हैं, पैटर्न को पढ़े रहते हैं, उसको हम लिंक करते हैं आने वाले नॉलेज से, यानी प्रीवियस नॉलेज को आने वाले नॉलेज से, जिस नॉलेज को हमें गेन करना है उस नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से लिंक करते हुए हम पढ़ते हैं। इसीलिए आप जब देखोगे कि जब आप क्लास चेंज करोगे तो आपको स्टार्टिंग में आपको प्रीवियस क्लास का पढ़ाया जाता है, ताकि आपको वहां पे क्या किया जाता है, कंफर्टेबल किया जाता है कि आप ये पढ़ के आ रहे हो, अब इससे आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे है जो ये जो रीजन है ना, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। तो ANR ट्रू, यानी असर्शन भी आपका सही है, यानी आपका अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी है वो भी सही है। तो ANR ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फिर से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो। ठीक है, पहला है असर्शन में चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय द चिल्ड्रेन अक्रॉस कल्चर, यानी जो चाइल्डहुड होता है ना, उसमें अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस को बच्चे फेस करते हैं। और क्यों फेस करते हैं, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए हर कल्चर का अपना एक परवरिश करने का तरीका होता है। हर कल्चर के बच्चे अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करके बढ़ते हैं, है ना। हर कल्चर में अलग अलग तरीके से बच्चों का पालन पोषण होता है। जो एक पुअर चाइल्ड है उसके पालन पोषण करने का तरीका उसकी फैमिली का अलग होगा। एक रिच बच्चा है जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पालन पोषण के, उसके खाने में, उसके न्यूट्रिशन में अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं। तो दोनों की परवरिश में वो लोग जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी चाइल्डहुड जो होती है ना, वो अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। यानी बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही है, हम अलग अलग संस्कृति में अलग अलग अनुभव को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फेस करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन दूसरा है, रीजन क्या बोल रहा है, इसका ये रीजन होगा कि चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। ये चिल्ड्रन डेवलपमेंट यूनिवर्सल नहीं होता है। चिल्ड्रन के जो क्या होता है, यूनिवर्सल किसको बोला गया है, आप अगर पढ़िएगा डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें बताया गया है कि जितने भी संसार में बच्चे हैं उनके जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ना, वो एक ही होती है। यानी सबसे पहले इन्फेंसी आएगी, इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड आएगी, है ना, चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस आता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से सेम होता है। लेकिन यहाँ पर तो आप हो सकता है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग हो, कोई बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोई बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो ये कहना कि सब बच्चे एक तरीके से सारे बच्चों का डेवलपमेंट होता है, ये गलत है। यानी A इज ट्रू, B इज फॉल्स, R इज फॉल्स। तो किस में है, A इज ट्रू, R इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 में। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम यहाँ पर। According to attribution theory of motivation, which of the following is more likely to result in persistent effort and improve performance? यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो पहला ऑप्शन है एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर, यानी इंटरनल एट्रीब्यूशन के कारण आपको सक्सेस मिलती है और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन के कारण आपको फेलियर मिलती है। दूसरा है इसका जस्ट उल्टा, एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड एन इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर। तो देखिए दोनों में से जहाँ फेलियर हो, अगर आप फेल कर रहे हो या आप किसी चीज़ में सक्सेस हो रहे हो, तो एक ही रीज़न होना चाहिए, है ना, और वो आंतरिक रीज़न होना चाहिए। अंदर से ही आप फेल होते हो और अंदर से ही आप क्या करते हो, सक्सेस मिलती है। तो इंटरनल एट्रीब्यूशन ही आपके सक्सेस या फेलियर में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है कि इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर द फेलियर एज वेल एज सक्सेस, यानी जो कुछ भी होता है वो मोटिवेशन के इंटरनल एट्रीब्यूशन यानी असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है? जहां पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, बच्चों को बहुत सारा मौका देते हैं, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होती है ना, बच्चे हैंड ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा मौका दिया जाता है, प्ले वे मेथड का यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है जो कि आपको रिलेट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा को क्या करता है, शिक्षा का सिद्धांत है ये, है ना। सबसे पहला है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू मेजर द स्टूडेंट लर्निंग। दूसरा है स्टूडेंट शुड बी पैसिव। देखिए पैसिव नहीं होता, ये गलत है। कभी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का पर हम फोकस करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, तो वहाँ पे बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं और एक्टिवली लर्न करते हैं, ठीक है। लर्नर शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। और अगला है कैरिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में है उसमें जो आपका कैरिकुलम होता है वो प्री डिटरमाइंड रहता है और यूनिवर्सल रहता है, सबके लिए सेम रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को क्या करता है, शो करता है ना। और लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, ये भी होता है, लेकिन ऑथेंटिक टास्क कब होगा, जब आपका कैरिकुलम जो होगा वो प्री डिटरमाइंड होगा, है ना। और तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें कि लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, यानी ऑथेंटिक टास्क का मतलब है कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होता है, यानी ऑथेंटिक टास्क का मतलब होता है रियल टास्क। और दूसरा है कैरिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल। ये तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कैरिकुलम प्री डिटरमाइंड है और यूनिवर्सल है, सभी के लिए एक, अगर हम कैरिकुलम को लागू करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, रिजिडिटी आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, लेकिन रियल टास्क होना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ वर्ल्ड के साथ हम क्या करते हैं, डील करते हैं, किसमें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी किस डेवलपमेंट में, किस डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पे हम रीजनिंग करते हैं यानी तर्क करते हैं, सोचते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यानी विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। यानी हमने क्या देखा है, मेन 3 डोमेन हमने पढ़ा है ना, जैसे एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, एक होता है फिजिकल डोमेन और एक होता है सोशियो फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन या इमोशनल डोमेन, सोशियो इमोशनल डोमेन, ये सब होता है, ठीक है। तो ये साइकोमोटर डोमेन भी होता है। तो जनरली हम जब सोचते हैं, अपने मेंटल एबिलिटी आपकी काम आती है, आपकी संज्ञानात्मक विकास होता है, वो किससे रिलेटेड है, असंज्ञानात्मक विकास में ही तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, आपकी सोच समझ बढ़ती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। वो किससे रिलेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ये रिलेटेड है ना। लेव वाइगस की प्रपोज, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। लेव वाइगस की प्रपोज दैट डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रेन। यानी लेव वाइगस की ने, देखिए लेव वाइगस की और जो प्याजे थे उन्होंने क्या बात किया था, देखिए प्याजे ने डिसइक्विलिब्रियम के बारे में बात किया था, एडेप्टेशन के बारे में बात किया था और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया था, ठीक है। लेकिन इनर स्पीच के बारे में किसने बात की थी, लेव वाइगस की ने की थी। तो यहाँ पर आपको यही आंसर मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर सेल्फ रेगुलेशन को भी आप इसके साथ अगर अटैच करके देखोगे तो 3 तरह की स्पीच के बारे में किसने बोला था, लेव वाइगस्की ने कहा था, है ना। एक इनर स्पीच था, एक प्राइवेट स्पीच था, एक सोशल स्पीच था। तो उसमें क्या था, इनर स्पीच के बारे में क्या क्या था, जिसको हम प्याजे क्या बोलते हैं, प्याजे बोलते हैं
ईगोसेंट्रिज्म जिसको बोलते हैं, अहम केंद्रित। तो यहाँ पे इनर से उनको उन्होंने कहा था कि वो अहम बच्चे क्या होता है, ऐसे सोचते हैं जैसे हम सोच रहे हैं। मतलब बच्चों का सोचना है सेंट्रिक स्पीच में प्याजे का कहना था कि जैसा बच्चे का सोचना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे पूरी दुनिया सोचती है ना। लेकिन उसको उन्होंने नेगेटिव वे में देखा था। लेकिन लेव वाइगस्की उसी चीज़ को उन्होंने बोला था कि बच्चों में होती है इनर स्पीच, है ना, और बच्चे क्या करते हैं, इसी स्पीच के थ्रू बच्चे अपने डिसीजन है ना, उसको क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपनी थिंकिंग को क्या करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, यानी स्वयं नियम करते हैं, नियमन करते हैं, है ना, स्वयं नियमन करते हैं। तो इनर स्पीच की बात किसने की थी, लेव वाइगस्की ने की थी, ठीक है ना। इसीलिए तो हम पियाजे और वाइगस्की को एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि एक थे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट और दूसरे थे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, असेसमेंट एंड रीजन के ऊपर है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, इन लॉरेंस कोल्सबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट टू डिटरमाइन whether they are good or bad, to understand that rules and laws are flexible and can be changed। क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे क्या होता है, उन्होंने क्या दिया था, 3 लेवल दिया था और हर लेवल में 2-2 स्टेज दिए थे, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं बच्चे आगे, उनकी थिंकिंग डेवलप होती है, उतना ज़्यादा वो क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे उनकी स्टेज बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो वो जैसे ही वो लेवल 3 में पहुंचते हैं ना, लेवल 3 में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे उनकी थिंकिंग जो हो जाती है वो ऐसी हो जाती है कि रूल्स जो होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर किसी की मदद हो रही है उस रूल से, या किसी इंडिविजुअल की भलाई हो रही है, तो हम उस रूल को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम ट्रैफिक नियम को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके गाड़ी में कोई ऐसा इंसान बैठा है जो कि मरने की स्थिति में है, अगर हम उसको टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे तो उसकी डेथ हो सकती है, तो आप उस टाइम ट्रैफिक नियम का फॉलो नहीं करेंगे, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते हुए आगे बढ़ोगे। ये बात सही है, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हमारी थिंकिंग डेवलप होगी और हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा है, लॉरेंस कोल्सबर्ग आर्गू दैट मोरल डेवलपमेंट अकर प्रोग्रेसिवली इन स्टेज। बिल्कुल सही है। लॉरेंस बर्ग ने क्या कहा था कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल सही, धीरे धीरे स्टेज में होता है। और स्टेज कैसा होता है, एज के अकॉर्डिंग आपका स्टेज चेंज होता है, और इसी के कारण बच्चे की थिंकिंग भी चेंज होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे दोनों सही है, यानी आपका असर्शन भी सही है, यानी अभिकथन भी सही है, रीजन भी सही है, और आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमसे क्या बोलता है। टोटल 15 क्वेश्चन हम इस सीरीज में 15 क्वेश्चन की सीरीज आएगी। तो आज हम कुल 15 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। As per Howard Gardner theory of multiple intelligence, which of the following set represent correct match of intelligence and associate characteristics? अब यहाँ पे आपको देखिए क्या है, आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। आप प्याजे को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वाइगस्की को पढ़िएगा, कोलबर्ग को पढ़िएगा, ये हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ लीजिए, और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लीजिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ लीजिए, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ लीजिए, और CCE पढ़ लीजिए। इस टॉपिक में आपका 25 क्वेश्चन कवर होने वाला है। आपको मैं बता रही हूँ, एक वीडियो आएगा इस टॉपिक से, रिवीजन क्लास में लेकर आऊँगी। ये टॉपिक आपका 25 क्वेश्चन कवर करेगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। समझ में आ रही है? तो आप देख लीजिए, प्याजे से 2-3 क्वेश्चन, वाइगस्की से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में कौन सा मैच हो रहा है ना, यानी इंट्रापर्सनल वाले लोग, स्किल इज अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटेड टू अदर। जो इंट्रापर्सनल लोग होते हैं, जो कि अंतः व्यक्तित्व सिद्धांत वाले होते हैं, तो इंट्रापर्सनल वाले लोग क्या है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग अदर। ये तो अदर के लिए बात बता दी गई, यानी ये इंटरपर्सनल की बात बताई गई है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, इंट्रापर्सनल है,
ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। लॉजिकल मैथमेटिकल वाले जो लोग होते हैं, स्किल ऑफ डांस, डांसिंग की स्किल होती है? नहीं। डांसिंग की स्किल किस में होती है? जो कि बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले होते हैं, है ना। उसके बाद म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देते हैं और कॉम्पोजिशन स्किल होती है, ये बिल्कुल सही है। जो म्यूजिक कंपोजर बनते हैं जैसे आपके AR रहमान हो गए, उनमें क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देते हैं। इन लोग के स्टेज कॉन्सर्ट आप देखते होंगे कि आज सोनू निगम का स्टेज कॉन्सर्ट देखने जाना है, कोई आपसे कहता है, या कभी किसी का स्टेज कॉन्सर्ट देखते हो तो वहाँ पे वो लाइव परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से देते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग। तो ये तो आपका सही है, मैच हो गया। कि बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा था कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और सही रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे पूछा जा रहा है। स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला है? स्किल ऑफ अप्रिसिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड, ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले बच्चों जो कि जिनको प्रकृति का अच्छा ज्ञान होता है उसके लिए है। स्पेशल इंटेलिजेंस वाले क्या होते हैं? उनको स्पेस का अच्छा नॉलेज है, जैसे आपके मूर्तिकार, उनको पता है कि आपको किस तरह से आपको नाक, कान, आँख की डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने में के कौशल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग? लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लर्निंग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लर्निंग का यूज, लर्निंग किस तरह से होती है वो आप पढ़ना है आपको, ठीक है। लर्निंग डिपेंड अपॉन लर्नर प्रीवियस नॉलेज, नॉट करेक्ट बोला है, ध्यान दीजिएगा। ये बिल्कुल सही है कि लर्नर के प्रीवियस नॉलेज पर लर्निंग क्या करती है? डिपेंड करती है, यानी अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेरर कॉन्सेप्चुअल स्कीम, बिल्कुल सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम से पुनर्गठन है, ये भी सही है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, हाँ, सोशल इंटरैक्शन के साथ लर्निंग होती है ना। और अगला है लर्निंग इज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, यही तो गलत है, यही तो आपको आंसर देना था कि जो गलत है वही आपका सही है और यही आपका करेक्ट आंसर है कि लर्निंग प्रोडक्ट है रेदर देन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था? लर्निंग इज अ प्रोसेस रेदर देन प्रोडक्ट, यहाँ पे उल्टा दिया है और यही है, यही आपका आंसर सही होगा। यानी अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉस्टर्ड बाय, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? फॉस्टर यानी समस्या समाधान को यानी किस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, कौन सी टेक्निक के थ्रू? क्या आप डाइवर्जेंट थिंकिंग से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या फंक्शनल फिक्स्डनेस से, पैसिव इमिटेशन से, या रिस्पॉन्स सेट से? तो सबसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई होता है तो वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, है ना, और मल्टीपल तरीके से सोचते हुए आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू कोल्सबर्ग, देखिए कोल्सबर्ग से दूसरा क्वेश्चन आ गया। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग? यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ वो कौन सा स्टेज है आपको बताना है जहाँ पे बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना, अपने बारे में सोचते हैं और अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 में स्टेज 1 स्टेज 2 आता है, ठीक है, इसमें स्टेज 3 स्टेज 4 आता है और इसमें स्टेज 4 एंड स्टेज 5 एंड 6 आता है। तो फर्स्ट लेवल का स्टेज नंबर जो 2 होता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में हमने पढ़ा है, टिट फॉर टैट। अगर तुम मुझे क्या बोलते हैं कि अगर तुम मुझे बर्गर दोगे तो मैं तुम्हें अपना पिज्ज़ा दूंगा, इस तरह का स्टेटमेंट हमने पढ़ा है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, वहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, वहाँ पे अपने बेनिफिट के बारे में जब सोचने लगते हैं तो अपने बेनिफिट के लिए वो अपनी सामान देने के लिए भी तैयार होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट स्टेज नहीं, सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज इन फर्स्ट लेवल का दूसरा स्टेज इसमें माना जाता है, जिसको हम म्यूचुअल बेनिफिट टिट फॉर टैट का स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोलता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू डिसएडवांस ग्रुप डिमांड, यानी वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के समावेश के लिए, यानी जो बच्चे डिसएडवांस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको आपको समावेश करना है, उनको इंक्लूड करना है, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड डाइवर्स ट्रेडिशन, बिल्कुल सही है। आप क्या करोगे, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये होगा, है ना, तो ये तो होना चाहिए। फिर भी और ऑप्शन पढ़ना चाहिए। एविडेंसिंग एंड इनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप, आइसोलेशन इन ए क्लासरूम, आइसोलेशन तो करना नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं करना है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग, ये भी नहीं करना है, मिक्स एबिलिटी ग्रुपिंग करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे बेटर है कि आप अवेयरनेस कराइए, है ना, बच्चों में जागरूकता फैलाइए, बोलिए कि वो भी बच्चे इंपॉर्टेंट है और उसको भी आपको इंक्लूड करना है और उनको साथ लेके चलने की बात हम कहाँ करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में करते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम में करते हैं, और इसलिए आपको इंक्लूजन में ये सब चीज़ें लानी पड़ेंगी, है ना। तो ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन अगले क्लास में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आपको इससे पहले वाले वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप विजिट कीजिए और देखिए किस तरह के वीडियो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।